हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले ब्रिज कोर्स को लेकर के। देखिए दोस्तों, अभी एनआईओएस ने स्पष्ट नहीं किया है कि कौन सी लिंक रहेगी, कौन सा पाठ्यक्रम रहेगा। तो जो अभी नया पाठ्यक्रम के नाम से लोग वीडियो बना रहे हैं या सारी चीज़ें बता रहे हैं, अभी उस पर चले जाना ठीक काम नहीं है। एक बार एनआईओएस ऑफिशियली घोषित कर दे तो उस पर काम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल दोस्तों, जो पुराना पाठ्यक्रम था, यानी कि जो अभी तक चल रहा था 2019 में पीडीपीटी का, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो पीडीपीटी में जो पहला पेपर है 521 का, उस पर हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो ब्रिज कोर्स के अंतर्गत 4 पेपर आपको देने होते हैं, 521, 522, 523 और 524। तो ये पहली क्लास 521 के पहले चैप्टर पर आधारित है, जिसका नाम था भारत में प्रारंभिक शिक्षा। देखिए, भारत में प्रारंभिक शिक्षा 4 चरणों में देखी जाती है: वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा और ब्रिटिश कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, बौद्धकालीन 600 बीसी से लेकर के 712 तक, उसके बाद भी ये जारी रही। मध्यकालीन 712 से, और ब्रिटिश कालीन 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिखाई देती है। अब बात करते हैं वैदिक शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, देखिए इसके उद्देश्य क्या थे। तो उस समय दोस्तों समाज में घोर समानता थी, महिलाओं को भी अधिकार था, सबको पढ़ने का अधिकार था। ऐसे में आवश्यक जीवन कौशल सिखाना, शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था। और इसीलिए एक स्टेटमेंट आता है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर शिक्षा ले जाने का कार्य करती है। और जीवन के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था। साथ ही जो इसका उद्देश्य था कि उच्च चरित्र का निर्माण हो, आदर्श समाज का निर्माण हो, और इसके लिए आत्मा अनुशासन और आत्मनियंत्रण पर विशेष बल दिया जाता था। यही कारण है कि एक सूक्त आता है, प्रथमे नार्जिते विद्या, द्वितीय नार्जिते धनम, तृतीय नार्जिते पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। तो ये जीवन को 4 भागों में बांट करके ये कार्य किया गया था। और जो पहला नार्जित, जो पहला भाग था जीवन का, 1 से लेकर के 25 वर्ष, बेसिकली 1 से बच्चा पढ़ नहीं सकता, पर माना जाता है 1 से लेकर 25 वर्ष तक आपका कार्य है विद्या अध्ययन का। तो 1 से लेकर के 25 वर्ष जो विद्या अध्ययन का कार्य है, उसका जो उद्देश्य है, वो सबसे बड़ा उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना है। तथा उसके साथ साथ जो भी जीवन के आवश्यक कौशल हों, उसमें चिकित्सा भी आती है। आप देखेंगे कि अथर्ववेद में चिकित्सा से जुड़े हुए बहुत सारे प्रावधान हैं। साथ ही गणित का प्रयोग, दशमलव पद्धति, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। अब बात करते हैं विशेषताओं की। देखिए, शिक्षा एक संस्कार माना जाता था, और जिसे हम लोग उपनयन संस्कार कहते हैं, और ये हर बच्चे को दिया जाता था। वैदिक काल में उपनयन संस्कार सबको मिलता था, ना उसमें कोई जाति भेद था, ना उसमें कोई लिंग भेद था, यानी सबको समान अधिकार प्राप्त थे। महिलाएं भी उपनयन संस्कार ग्रहण करती थीं, पुरुष भी करते थे। और श्रुति पर बल दिया जाता था कि सुन करके याद करना है और अगली पीढ़ी तक उसको ट्रांसफर कर देना है। इसीलिए वेदों को श्रुत भी कहते हैं। श्रुत का मतलब होता है सुनने योग्य या सुना जाने वाला, या सुन करके याद किया गया। अब देखिए, शिक्षा प्रणाली जो थी, उसमें शासक का कोई हस्तक्षेप नहीं था। गुरुकुल अपने हिसाब से शिक्षा व्यवस्था करते थे, अपने हिसाब से पाठ्यक्रम तय करते थे, और जो भी आवश्यक जीवन कौशल है, युद्ध कला हो गया, वास्तु निर्माण हो गया, इत्यादि पर बल देते थे। और गुरु के आश्रम में जो शिक्षा दी जाती थी, चूँकि वहाँ पर बच्चों को जाके रहना पड़ता था, अतः एक प्रकार से आवासीय विद्यालय की संकल्पना थी। फीस का कोई स्ट्रक्चर नहीं था, ऐसा नहीं कि आपको पहले फीस देना है। हाँ, विद्या समाप्त होने के पश्चात जो भी आपकी योग्यता है, आप उसके आधार पर जो भी देना है दे सकते हैं। और गुरु का समाज में श्रेष्ठ स्थान था, यानी कि एक सूक्त है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो आप सूक्त से ही शुरू करें, तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी रहता है वो। और जो शिक्षा थी ना, वो केवल धार्मिक नहीं थी, धार्मिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा थी। स्त्रियों का भी शिक्षा का अधिकार दिया गया था। अब अतः आप देखते हैं कि गार्गी है, लोक मुद्रा है, अपाला है, घोषा है, तो ये बहुत सारी विदुषी महिलाएं हमारे इतिहास में देखने को मिलती हैं, जो वैदिक काल से जुड़ी हुई हैं। और जो उपनयन संस्कार था दोस्तों, वो 8 वर्ष में ब्राह्मण, 10 वर्ष में क्षत्रिय और 12 वर्ष में वैश्य को दिया जाता था। उपनयन संस्कार ग्रहण कर लेने के पश्चात जो बच्चा है, अपने घर को त्याग करके गुरु के यहाँ चला जाएगा, और गुरु उसको अपने घर पर रखेगा, अपने हिसाब से पढ़ाएगा। और इस प्रकार से जो प्रारंभिक शिक्षण व्यवस्था थी वैदिक काल में, वो चलती थी। और जो शिक्षण पद्धति है उसकी और विषय, तो देखिए, शिक्षा का केंद्र गुरुकुल होता था। विद्यालय के आधार को गुरुकुल कहते थे, और विद्यार्थी जो है वो गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी, और विद्यार्थी गुरु की सेवा करते थे। जो भी काम है उसको करते थे, लकड़ी बीनना या भिक्षा मांग के लाना खाने के लिए।
पर शासन से कोई हस्तक्षेप नहीं था। शिक्षा शासन हस्तक्षेप से मुक्त थी। अरस्तु भी इस बात को कहता है कि प्रकृतिवाद के तरीके की ये शिक्षा थी। रविन्द्रनाथ टैगोर भी इस शिक्षा पद्धति के बहुत बड़े समर्थकों में से एक थे। जो विषय थे वो वेद था, उपनिषद, धर्मशास्त्रों का अध्ययन, गणित, खगोल शास्त्र, व्याकरण, संगीत, दर्शन, युद्ध कला, ये इत्यादि उस समय के विषय थे शिक्षण के। और इसके साथ साथ आवश्यक जीवन कौशलों को भी सिखाया जाता था। शिक्षा का माध्यम था वो संस्कृत था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे जब समाज बदलेगा, रूढ़ियाँ आएंगी, तो संस्कृत से अलगाव भी होगा। संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और फिर हिंदी का विकास होता है। तो ऐसे समाज में शिक्षा के माध्यम का भी बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो उस समय जो शिक्षा का माध्यम था वो संस्कृत भाषा थी। गुरु शिष्य का जो संबंध है उसमें गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, और जो बच्चे हैं वो उनका बहुत आदर करते थे, और मौखिक परंपरा का पालन किया जाता था, श्रुत का पालन किया जाता था, श्रवण, मनन और निधिध्यासन का प्रयोग किया जाता था। और ये सारी की सारी शिक्षण पद्धति स्मरण शक्ति और अनुभव आधारित शिक्षा पर थी। यानी लिखने के लिए कुछ ऐसा नहीं था, आपको केवल सुनना है गुरु को और उसको याद कर लेना है एज इट इज़, और फिर आप जब भी आप अध्यापक बनेंगे आप अगली पीढ़ी को ऐसे ही ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद दोस्तों समाज में आता है बुद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था। देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। दरअसल वैदिक काल में घोर समानता थी, पर उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थितियों का पतन हुआ। अब महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाने लगा। पुरुष को जो है महिला को पुरुष की संपत्ति समझा जाने लगा। साथ ही जाति व्यवस्था अस्थायी हो गई। ऐसे में कुछ द्विज का कॉन्सेप्ट आया कि इनको शिक्षा का अधिकार है, शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, उपनयन का अधिकार नहीं है। और संस्कृत भाषा को पहले ज़्यादा महत्व दिया जाता था, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ब्राह्मणत्व हावी हुआ तो संस्कृत भाषा को लेकर के, उसके व्याकरण के नियमों को लेकर के कठोरता से पालन किया गया। ऐसे में एक नई भाषा का विकास हुआ, पाली और प्राकृत। क्योंकि संस्कृत भाषा अब जो उच्च लोग हैं ना उनकी भाषा माने जाने लगी, क्योंकि जाति व्यवस्था के जो जड़ हैं वो गहराई तक समाज में स्थापित हो चुके थे। और इसके कारण से एक मतलब है ना कि समाज के 3 वर्णों को, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, इनको तो शिक्षा मिल जा रही है, पर शूद्रों को शिक्षा मिल ही नहीं रही है। तो शूद्रों को भी शिक्षा में शामिल करना, महिलाओं को शिक्षा में शामिल करना, और एक जाति व्यवस्था के बंधन को तोड़ते हुए, क्योंकि केवल 3 जातियों को शिक्षा मिली, एक को ना मिली, ये ठीक काम नहीं था। तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उसमें सबसे बड़ा योगदान महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा का है। अब बात करते हैं बुद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या है। देखिए, नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास करना, व्यक्ति को धैर्यवान बनाना, सत्यनिष्ठ और अहिंसक बनाना। क्योंकि उस समय जो यज्ञों में बहुत बड़ी हिंसा होती थी, वाजपेयी यज्ञ, वाजस्नेय यज्ञों में पशुओं की बलि तक दी जाती थी, तो अहिंसा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। बुद्ध धर्म में मोक्ष को निर्वाण कहा जाता है, तो निर्वाण प्राप्ति जो इनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। समाज में समानता की बात, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर वैदिक काल में घोर असमानता शुरू हो गई थी। करुणा की भावना, सेवा की भावना विकसित करना, और साथ ही जीवन को अनुशासित और सरल बनाना, और जनसाधारण को धर्म और शिक्षा दोनों से जोड़ना। देखिए, जनसाधारण को जोड़ने का मेन कारण यही है क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था अस्थायी हो चुकी है, महिलाओं की स्थितियों में पतन आ रहा है। ऐसे में जो बुद्ध काल का समय था उसमें शिक्षा का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है कि जो लोग शिक्षा इस समय नहीं पा रहे हैं वैदिक काल के आधार पर, उनको शिक्षा देना, स्त्रियों को शिक्षा देना। हालांकि बहुत बाद में बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में शामिल किया, पर स्त्री शिक्षा, शूद्रों की शिक्षा और शिक्षा का जो उद्देश्य है ना उसको और व्यवहारिक किया गया, ताकि शिक्षा व्यवहारतन सबको आसानी से और सर्वसुलभ उपलब्ध हो सके। पर दोस्तों एक चीज़ सबसे अच्छी थी कि अभी भी समाज में ऐसा कोई नहीं था जिसको शिक्षा न मिले। विशेषताओं के अंतर्गत अब जो शिक्षा है वो बिहार में दी जाने लगी। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये बहुत फेमस बौद्ध विहार थे। शिक्षा का माध्यम पाली भाषा था, क्योंकि बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं भी पाली भाषा में दी, क्योंकि पाली भाषा उस समय जनसाधारण की सर्वमान्य भाषा थी। संस्कृत पर केवल ब्राह्मणों का एक अधिकार हो चुका था, इस कारण बुद्ध ने पाली भाषा को चुना। विद्यार्थी संघ में रहते थे, अनुशासन के साथ रहते थे। प्रवेश से पहले उपसंपदा संस्कार यानी पबजा ये दिया जाता था, ये 8 वर्ष होने के पश्चात दिया जाता था। विषय में धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित, इतिहास, व्याकरण इत्यादि यही सब विषय थे। पर अब वैदिक परंपरा में वेद और उपनिषद, उनकी शिक्षा बौद्ध परंपरा में नहीं दी जाती थी। शिक्षा व्यवहारिक और उपयोगी थी।
गुरु शिष्य संबंध सम्मान और अनुशासन पर आधारित था। पर यहाँ देखिए सभी वर्गों को, यानी कि पिछली बार आपने देखा उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो बुद्ध काल में स्त्रियों और सभी वर्गों को शिक्षा का अधिकार दिया गया ताकि सब शिक्षित हो सके, सब शिक्षा पा सकें। परीक्षा और वाद विवाद के माध्यम से ज्ञान की जांच की जाती थी। अब एक अंतर है दोस्तों, जो वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था वो ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 10 और वैश्य के लिए 12 वर्ष होती थी। वहीं पाबब्जा के लिए 8 वर्ष का होना पर्याप्त था, यानी फिक्स था। बात करते हैं दोस्तों कि उस समय अभी भी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें शासन का हस्तक्षेप नहीं होता था। गुरुकुल या मठ तय करते थे कि उनको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और साथ ही भाषा को लेकर एक बड़ा अंतर था। बौद्ध शिक्षण पद्धति में पाली भाषा का प्रयोग किया गया था क्योंकि जो संस्कृत थी ना उस पर ब्राह्मणों का एक अधिकार स्थापित हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने कर्मकांडों को इतना बल दिया कि संस्कृत भाषा से लोगों का जुड़ाव कम होने लगा, क्योंकि व्याकरण शुद्ध हो, उच्चारण शुद्ध हो, इसलिए लोगों ने संस्कृत से एक निकली हुई भाषा पाली को बोलना शुरू किया। तो बुद्ध ने अपने उपदेश भी पाली में दिए और पाली भाषा ही उनके शिक्षण का माध्यम भी बनी। वैदिक लोग अभी भी संस्कृत भाषा में शिक्षा देते थे और बौद्ध धर्म में मठों का प्रयोग होता था, विहारों का प्रयोग होता था, वैदिक परंपरा में गुरुकुल का। शिक्षा का उद्देश्य वहाँ मोक्ष था, यहाँ बौद्ध में निर्वाण था। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि पाबब्जा 8 वर्ष में फिक्स होता था, पर इसमें वैदिक काल में 8 से 12 वर्ष में दिया जाता था। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत देखिए उद्देश्य क्या था, तो धार्मिक शिक्षा देना। कारण था क्या था, मोहम्मद बिन कासिम ने जब 712 में पहला आक्रमण किया, पहला इस्लाम का आक्रमण भारत पर हुआ, तो इस्लाम भारत आया और धीरे धीरे जब उन्होंने कब्जा किया 8वीं से 10वीं शताब्दी तक इस्लाम का प्रसार हुआ, तो अपने धर्म की शिक्षा भी लोगों को देनी थी, अपनी भाषा भी लोगों को सिखानी थी, क्योंकि राजा की भाषा ही प्रशासन की भाषा होगी। ऐसे में प्रशासनिक कार्यों के लिए भी लोग चाहिए थे, तो कुरान की शिक्षा देना, इस्लाम की शिक्षा देना, अरबी फारसी की शिक्षा देना, प्रशासनिक कार्यों के लिए व्यक्ति तैयार करना, अनुशासन प्रदान करना, न्यायपरिता की भावना जगाना और परा विश्व के लिए यानी बाहरी देशों के लिए भी बच्चों को तैयार करना, और उच्च वर्गों के साथ साथ सामान्य वर्गों को भी शिक्षा के प्रति जागरूक बनाना, ये इनका लक्ष्य हुआ करता था। अब बात करते हैं विशेषताएं क्या थी। देखिए प्रारंभिक जो शिक्षा है, जो शिक्षा प्रारंभ करने के लिए 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर बिस्मिल्लाह होता था। इसे सुराहे इकरा का वाचन करके किया जाता था। सुराहे इकरा क्या है, कुरान में पहली आयत है सुराहे इकरा। इसके साथ साथ गुलिस्तान और बोस्तान की कविताएं मकतब में पढ़ाई जाती थी। मकतब दोस्तों प्राथमिक शिक्षा का मुख्य केंद्र होता था और मदरसे जो हैं वो उच्च शिक्षा का केंद्र होते थे। शिक्षा का माध्यम जानते हैं आप, अरबी और फारसी। क्यों अरबी और फारसी? क्योंकि ये लोग आए ही अरब और फारस के देशों से थे। जब उधर से ये यहाँ आए, अटैक मतलब इन्वेजन किए, इन्वेड किए, तो अपनी भाषा को प्रसार में लाना उनकी वो ज़रूरी था, तभी तो इस्लाम का प्रसार होता। तो इस्लाम का प्रसार करने के लिए, अपनी भाषा का प्रसार करने के लिए अरबी और फारसी शिक्षा का माध्यम चुनी गई। विषय थे कुरान, इस्लामी कानून, शरीयत जिसको कहते हैं, इतिहास, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, साहित्य। शिक्षकों को अब मौलवी, उलेमा या मुंशी कहा जाता था। पहले जानते हैं अब गुरु कहा जाता था। शिक्षा का जो उद्देश्य था अब उसको प्रभावित किया राज्य ने, और राज्य अब सहायता देना प्रत्यक्ष तौर पर शुरू कर दिया। यानी सीधे सीधे राज्य संचालित मकतब होते थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों शिक्षण संस्थान पैरेलल चलते थे। ऐसा नहीं कि बौद्धकालीन शिक्षण व्यवस्था या वैदिक कालीन शिक्षण व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी, वो भी थी, लेकिन ये अब प्रमुख हो गया था। राज्य इसको स्पॉन्सर्ड करता था, राज्य स्पॉन्सर्ड की तरफ से ये काम करते थे। उच्च शिक्षा हेतु गणित, साहित्य, सूफीवाद ये सब पढ़ाए जाते थे, पर एक खासियत थी, मदरसा अभी भी निजी हाथों में था। यानी उच्च शिक्षा अभी भी निजी हाथों में थी और शिक्षा का उद्देश्य प्रशासनिक कार्य हेतु छात्रों को तैयार करना है, ताकि अपने कार्य को, चूँकि राज्य का कार्य जो राजा की भाषा है वो तो अरबी फारसी है, तो अरबी फारसी भाषा का प्रयोग कैसे होगा जब उनके कर्मचारी भी वैसे ही मिले। तो इसलिए अरबी फारसी भाषा का सिखा करके और प्रशासनिक कार्यों के लिए बच्चों को तैयार किया जाता था। आप जानते हैं कि औरंगजेब नास्तलिक लिखने में बहुत शानदार माना जाता था, खरुश्ती लिपि थी उनकी। तो ये कारण होता है दोस्तों कि शासक अपने हिसाब से भाषा चूज़ करता है। यही आप देखेंगे जब ब्रिटिश भारत आए, 1813 में एक एक्ट बना कि 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, तो कोशिश की गई कि इंग्लिश भाषा सिखाई जाए। कारण क्या है, आंग्ल प्राची विवाद में आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि अगर ब्रिटेन से एक क्लर्क आएगा इंडिया में काम करने के लिए,
तो वो सैलरी बहुत ज़्यादा लेगा और कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। पर अगर हम इंडिया में ही कुछ लोगों को इंग्लिश सिखा दें, अब इसमें अब मैकाले का अध्ययन निसंधान का सिद्धांत भी पढ़ेंगे कि कुछ को सिखा दें, वो कुछ बाकी लोगों को सिखा देंगे, और जो इंडिया में सीखेंगे उनकी सैलरी ब्रिटेन वालों की तुलना में काफ़ी कम होगी, तो कंपनी का जो लाभांश है वो उसी अनुपात में उतना बढ़ जाएगा। तो कोशिश यही होती है कि जो भी शासक होता है वो अपने हिसाब से, अपने प्रॉफिट के हिसाब से लैंग्वेज चूज़ करता है। तो और यही कारण है कि ब्रिटिश लोगों ने, कंपनी के लोगों ने जो भाषा चुनी वो अंग्रेज़ी थी। और इसके बाद हम विस्तार से पढ़ेंगे कैसे आंग्ल प्राच्य विवाद शुरू हुआ, क्या कारण था कि 1813 में 1 लाख रुपए की शिक्षा पर खर्च करने की व्यवस्था की गई। तो इन तमाम चीज़ों को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।